प्लांट्स की क्लासिफिकेशन को हम एक थोड़ा सा रिव्यू देंगे। उसके बाद हमारा जो एंड होगा आज की बात का वो जिम्नोस्पर्म पर होगा। तो प्लांट की क्लासिफिकेशन से थोड़ा पहले बच्चे जो हमारे पास अभी आ रहे हैं वो अटेंटिव हो जाए। पहली बात हमने अभी जो रिवाइज करनी है या अभी कर चुके हैं उसमें देखें, ये जो आउटलाइन है यूकैरियोटिक, मल्टीसेल्यूलर, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, ये बात हम प्रोटिस्ट के लिए करते हैं, वो वाले प्रोटिस्ट जो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट है। ठीक हो गया। इफ एनी प्लांट लाइक प्रोटिस्ट developed from embryo that will be called plant. Plant like protist if starts developing from embryo that will be called plant. तो ये एक डिफरेंस हो गया। फिर प्लांट के जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो मल्टीसेलुलर है, और अगर ऐसा नहीं है तो ये है अल्गी, इसके यूनिसेलुलर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। अच्छा, अब हम प्लांट के हवाले से सबसे पहले जो गुफ्तगू करते हैं हम कहते हैं नॉन वास्कुलर। आपको लग रहा है जैसे हमने 9th चैप्टर दोबारा स्टार्ट कर दिया है, ऐसा नहीं है, हम उसको वाइंड अप कर रहे हैं। नॉन वास्कुलर प्लांट्स जिनके बंडल्स नहीं है, इसका मतलब वो लंबे नहीं हो सकते साइज में, ये तो तय हो गया, क्योंकि वास्कुलर बंडल बने तो प्लांट साइज में लंबे होना शुरू हुए। तो मैक्सिमम साइज जो हमें नजर आता है नॉन वास्कुलर का वो 60 सेंटीमीटर के अराउंड अबाउट है, तकरीबन 2 फीट बनता है ये। तो हम कहते हैं कि ये, जब हम बात करें ब्रायोफाइट्स, तो ब्रायोफाइट्स क्या है? नॉन वास्कुलर। क्लासिफिकेशन में हम इनको क्या लिखते हैं? लीफलेस, ताकि आपको याद आ जाए, रूटलेस, शूटलेस, नॉन वास्कुलर, फोटोसिंथेटिक है। ये तो इनकी एक बात हो गई ना। दूसरी बात इनके लिए हम ये करते हैं कि इसमें जो गैमेटोफाइटिक फेज है, फेज वो डोमिनेट करती है, यानी ज्यादा देर तक आपको नजर आती है। गैमेटोफाइटिक फेज डोमिनेट कर गई, और हालांकि ये जो गैमेटोफाइटिक फेज है ये है हैप्लॉइड। अच्छा, जो गैमेटोफाइटिक फेज हैप्लॉइड आप कहते हैं, तो गैमेटोफाइटिक मीन प्रोड्यूसेस गैमीट्स। ये हम बार बार इसको 2 दिनों से डिस्कस कर रहे हैं कि प्रोड्यूसेस गैमीट्स। और गैमीट्स भी कौन से? 2 तरह के, मेल और फीमेल गैमीट। मेल गैमीट इन एंथीरिडियम, इसी तरह से फीमेल गैमीट इन, ये आपको सारी की सारी वोकैबुलरी बड़े अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। एंथीरिडियम अब क्या है? मल्टी सेलुलर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन गैमेटोफाइट ऑफ ब्रायोफाइट। ये पहली फेज आ गई। अच्छा, ये जो आर्टिगोनियम है, मल्टी सेलुलर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट इन गैमेटोफाइट ऑफ ब्रायोफाइट। अब गैमेटोफाइट आपको नजर आता है, जब हम कहते हैं ना डोमिनेट, इसका मतलब क्या होता है कि कॉन्सिपिक्वस नहीं है, मतलब ये आपको डोमिनेंट है, नजर आएगा, वाजे है, और लॉन्ग लिव्ड है। हम इसको कहते हैं लॉन्ग लिव्ड, प्रोमिनेंट, और ये है फोटोसिंथेटिक। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लग रहा है जैसे हम दोबारा पढ़ रहे हैं ना सारी चीजें। अभी हमारा ये सारा सिलसिला एंड हो जाएगा। ये हो गया गैमेटोफाइट। तो इन्हीं का जो स्पोरोफाइट है, जब हम इसके स्पोरोफाइट की बात करते हैं, ये हमारा जैसे मैंने पहले बताया रिवीजन लेक्चर है, जिसमें अब आप क्या कहेंगे? स्पोरोफाइट क्या है?
डिप्लॉयड। फिर स्पोरोफाइट है डिपेंडेंट इसके ऊपर ऑन गेमेटोफाइट फॉर न्यूट्रिशन। डिपेंडेंट हो गया। अगर ये डिपेंडेंट है तो इट मींस कि ये नॉन फोटोसिंथेटिक, मगर इसकी खूबी ये है कि इसमें मियोसिस होगी और फिर बनेंगे स्पोर्स। मगर जो आपने याद रखने वाली बात है वो क्या है कि ये होमोस्पोरस स्ट्रक्चर है। वन काइंड ऑफ स्पोर आपको मिलेंगे। और प्लांट के लिए आप याद रखें कि जब मियोसिस हो गई तो जो स्पोर बने वो क्या हो गया फिर हैप्लॉइड स्पोर। प्लांट के स्पोर हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। एक कंडीशन आपने बहुत अच्छे से याद रखनी है। स्पोरोफाइट डिप्लॉइड हो गया, डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट, नॉन फोटोसिंथेटिक हो गया, स्पोर हैप्लॉइड हो गया। होमोस्पोरस वन काइंड ऑफ स्पोर। जी जी। और इनको पता करें क्या इनका बैकअप क्या है। अच्छा जी, कम बैक टू द पॉइंट। ये ब्रायोफाइट की एक समरी हमारे पास आ गई। क्या कि इसको स्टार्ट करिए। गैमेटोफाइट डोमिनेट करेगा, दोनों ही मल्टी सेलुलर है, इनमें से कोई भी यूनिसेलुलर नहीं है। ये बहुत ज्यादा बातें हैं जो आपने साथ साथ याद रखनी है। ये भी मल्टी सेलुलर, ये भी मल्टी सेलुलर। फर्क क्या है, ये डोमिनेट कर गया है और ये हैप्लॉइड है। इसके गमीट बनेंगे थ्रू माइटोसिस। इसमें क्या होगी माइटोसिस और इसमें मियोसिस। अब इसका मतलब ये नहीं कि इसमें माइटोसिस नहीं होगी, माइटोसिस दोनों में होती है। फर्क ये कि इसमें मियोसिस नहीं होती, दिस इज ऑलरेडी हैप्लॉइड। इसमें मियोसिस होती है क्योंकि ये डिप्लॉइड है। तो जो स्पोर बन गए हमेशा वो क्या बने होमोस्पोर, एक ही तरह के स्पोर थे और ये हैप्लॉइड बने। अब ये स्पोर जब जर्मिनेट होंगे तो क्या बनाएगा, आसिम बताएगा। व्हेन द स्पोर विल बी जर्मिनेटेड इनटू गेमेटोफाइट। शाबाश यार, ऐसे ठीक है बात, हाँ बी कॉन्फिडेंट। तो स्पोर के बारे में हम क्या लिखेंगे, जर्मिनेट इनटू गेमेटोफाइट। अब यहाँ दो तीन बातें आपने याद रखनी है। स्पोर आपस में नहीं जुड़ते। बाजू का एक सेशन में ना हमारे पास बच्चा था फर्स्ट ईयर का, वो कहता सर स्पोर भी तो फ्यूज करके, अगर दोनों हैप्लॉइड है तो फ्यूज करके डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बना सकते हैं। स्पोर के पास फ्यूज करने के लिए कोई स्ट्रक्चर नहीं होती, फ्यूज करने के लिए नरमी चाहिए। और स्पोर की जो बाहर वाली वॉल है वो तो इंतहाई रेजिस्टेंट होती है। पौधा मर जाता है मगर उसका स्पोर नहीं मरता अगर इन्वायरमेंट में कोई स्ट्रेस आ जाए। इसलिए स्पोर ऐसी स्ट्रक्चर है जो फ्यूज नहीं होगी। ये बहुत अहम बात और बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। हमसे तो बच्चों ने किया, आप लोग इसको याद रख लें कि स्पोर हैप्लॉइड है। व्हाई डोंट दे फ्यूज विद ईच अदर टू गिव अ डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। नहीं, ऐसा नहीं होता। फ्यूजन के लिए उनके पास कुछ नहीं। स्पोर गिरेगा, ऑन द अराइवल ऑफ फेवरेबल कंडीशन इट कैन जर्मिनेट इनटू गेमेटोफाइट। एंड नाउ द गेमेटोफाइट, इफ द स्पोर इज हैप्लॉइड, द गेमेटोफाइट विल आल्सो बी हैप्लॉइड। So that haploid structure will give rise reproductive structures on the same plant. एक ही है ना, ये कल आप कर चुके थे। अब आप आ जाए, ये तो वो है जो नॉन वास्कुलर है। दूसरी बात हम कहते हैं वास्कुलर। अच्छा, अब जब आप वास्कुलर कहते हैं जिनके बंडल्स हैं तो हम इनको क्या लिखेंगे, ट्रेकियोफाइट्स। अब इनकी आ गई दो किस्में। ऐसे ट्रेकियोफाइट जो नॉन सीडेड थे हम इनको क्या लिखेंगे, सीडलेस। और एक ट्रेकियोफाइट थे जिनको हम लिखते हैं स्पर्मेटोफाइट्स। ये वाला जो सिलसिला है ना सीडलेस वाला, ये खैर से आपके सिलेबस में इस वक्त नहीं है, मगर पढ़ाना हमारी मजबूरी मेरी ये है कि आपको फिर इसकी समझ नहीं आनी। अभी हमने इस चक्कर में क्या पढ़ा था, एवोल्यूशन ऑफ सीड। जब सीडलेस थे तो एवोल्यूशन ऑफ सीड इधर आ गया। सीडलेस के अंदर हमने क्या पढ़ा, एवोल्यूशन ऑफ लीफ। यानी सीडलेस को, सीडलेस हैं
मगर वास्कुलर बंडल्स हैं, हम क्या लिखेंगे, वास्कुलर बंडल प्रेजेंट। ये बात हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि जो इनकी हाइट है वो इनसे ज्यादा होगी। क्यों? अब वास्कुलर बंडल बन गए। ये आप नॉर्दर्न एरियाज में ठंडी जगहों पे देख सकते हैं, ये इतनी बुशिश टाइप भी स्ट्रक्चर इनकी होती है। आपकी बुक के मुताबिक जो क्लासिफिकेशन आपने याद करनी है, इनके 3 ग्रुप हैं, जैसा कि मैं बता चुका हूं पहले लेक्चर्स में। कौन कौन से? क्या लिवरवर्ट नहीं बता सकते? हिपैटिकोप्सिडा, दूसरा मोसिस ब्रायोप्सिडा, तीसरा एंथोसिरोप्सिडा। ये क्योंकि पहले पेज पे है इसलिए आपको ये क्लासिफिकेशन इनकी याद रखनी है। अगर आप चाहते हैं तो हम आपको यहां लिख देंगे क्या, हिपैटिकोप्सिडा, ब्रायोप्सिडा और फिर एंथोसिरोप्सिडा। ठीक हो गया? ये इनके 3 सब डिवीजन है। इनको हम क्या कहेंगे टेक्निकली? सब डिवीजन। ये होगा हिपैटिकोप्सिडा, ब्रायोप्सिडा और एंथोसिरोप्सिडा। अच्छा जी, अब आप ये जरा देखें, जो हिपैटिकोप्सिडा है उसका मेंबर प्लांट कौन सा? एग्जाम्पल आपने इसको याद रखनी, यहां हम नहीं लिख रहे। इसका मेंबर है मार्केंशिया। ब्रायोप्सिडा का मेंबर कौन? मॉसिस कहते हैं। कोलेक्टिवली ये मॉसिस कहलाएंगे। जब आप कहते हैं ना ब्रायोप्सिडा, हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? मॉसिस। ये जर्मिनेट इनटू वो तो ये वाली बात हो गई ना। अच्छा, एंथोसिरोप्सिडा, ये एंथोसरस है। इसका मेंबर प्लांट कौन सा है? एंथोसरस। इसका मेंबर प्लांट अगर आप लिखना चाहें मार्केंशिया, ये मेंबर प्लांट है। इसका मेंबर प्लांट, चलो सारे हो गए, एंथोसिरोप्स। ये पूरी एक समरी हो गई। अब जरा आए सीडलेस पे। इनके वास्कुलर बंडल तो मौजूद है, आप लोगों ने अभी पढ़ लिया। फिर इनमें सिवाय साइलोफाइटा के बाकी सारे लीफ वाले हैं। इनमें एक है, अगर पहली हम, आपकी बुक में लिखा साइलोप्सीडा, ये बहुत पुरानी क्लासिफिकेशन है। असल में अब ये पूरा फाइलम बन गया है, आपको इसे याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर मैं साइलोफाइटा कहता हूं तो ये 2015, 16, 17 की क्लासिफिकेशन अब यही चलती है, साइलोफाइटा। और ये बुक खैर से इतनी लापरवाही का शिकार रही हमारे मतलब सिलसिले में कि इसको अभी तक मॉडिफाई नहीं किया गया। तो साइलोप्सीडा ही हम लिखेंगे, बट बी रिमेंबर्ड कि जी साइलोप्सीडा, साइलोफाइटा ये इसकी नई क्लासिफिकेशन है। तो साइलोप्सीडा के अलावा बाकी सब में लीव्स मौजूद हैं। वो कौन से हैं? जैसे आपको मैंने बताया था, लाइकोप्सीडा, लाइकोपोडियम आप उसको बोलते हैं, लाइकोपोडियम या लाइकोप्सीडा। ये आप देख लें, लाइकोप्सीडा, सफिनोसीडा और फिर आ गया पीरोप्सीडा। ये जो है ना, ये सारे विद लीव्स, यहां पर ये विद लीव्स। अच्छा, जो साइलोप्सीडा है, ये जो लाइकोप्सीडा है, इसमें माइक्रोफिल्स है। साइलोफाइटा में भी माइक्रोफिल्स है, आगे सारे मेगाफिल्स। ये भी मारू जी का क्वेश्चन है। तो जो पीरोप्सीडा है ना, ये इसमें एक क्लास है फिलीसाइनी, राइट। अब फिलीसाइनी के जो मेंबर्स हैं इनको आप कहते हैं फर्न्स। ये मारूजी के सवाल है जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं। और ये भी सीडलेस है, एडवांस्ड है। अब इनमें से अगर इनकी एडवांसमेंट देखें तो सबसे ज्यादा एडवांस फिलीसाइनी है। और ये क्या है? क्लास फिलीसाइनी। इसमें फर्न्स हैं, ये सीडलेस है, मगर वास्कुलर बंडल इनमें मौजूद है।
और इसका जो फर्न का मेंबर आपकी बुक में दिया हुआ है वो है एडियंटम, और इसका लाइफ साइकिल आपकी बुक में नहीं है, और सॉरी आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए आप इसका नाम जरूर याद रखें। अगर आप ये वाली स्लाइड जितनी हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ तक हमारी बात खत्म हुई। देखो बच्चों ये दो चीजें आपके सामने आ गई, एक में वास्कुलर बंडल्स ही नहीं है तो क्या उसमें फ्रूट हो सकता है? बहुत सारे बच्चों को बड़ी आसान, फ्रूट तो हमने आज भी नहीं बनाना, पता है हमने आज भी सिर्फ सीड पे जाके बात खत्म करनी है। और ये रिवीजन के लिए इतना मैंने इसलिए रखा कि बार बार रिवाइज करें, दूसरी दफा हम कर रहे हैं ताकि आपके जहनों में ये बात रह जाए कि प्लांट का जो मॉडिफिकेशन का एवोल्यूशन का जनरल ट्रेंड है वो क्या है, और ये आपको सुन के याद रहेगा। पढ़ने से आप लोग बाजू का पढ़ने से तो याद रहता है अगर आप पढ़ें तो, इसलिए बेहतर बात यह कि आप सुनते जाएं गौर से कि ब्रायोफाइट्स क्या है, नॉन वास्कुलर। जब आपने नॉन वास्कुलर कह दिया तो ये अंडरस्टूड है कि वो सीडलेस हैं, फ्रूटलेस हैं, लीफलेस हैं। जब वास्कुलर बंडल बने तो हम ये फैसला करते हैं कि लीफ कब बना, यहां पे आके लीफ शुरू हुआ। जब लीफ बन गया, वास्कुलर बंडल बन गया, सीड फिर भी नहीं बना। ये मैं बार बार कहता हूं, फिर सुन लें क्योंकि ये सुनेंगे तो याद। पहले सबसे क्या हुआ, बंडल्स नहीं थे, जाइलम फुलम नहीं थे, प्लांट खड़े नहीं हो सकते थे, छोटा कद था उनका, उनके लीफ नहीं थे, रूट नहीं थी, शूट नहीं थी, कोई चक्कर नहीं था, चलते गया। ये उनकी सारी स्टोरी है कि उनमें गेमेटोफाइट डोमिनेट करता था। अब यहाँ पर क्या है, स्पोरोफाइट डोमिनेट करता है। स्पोरोफाइट डोमिनेट है, स्पोरोफाइट फोटोसिंथेटिक है। इसका स्पोरोफाइट मैंने लिखा होगा कि ये डिपेंडेंट है और नॉन फोटोसिंथेटिक। ये बहुत ज्यादा फिक्रे हैं, अगर आप इनको एक एक करके साथ साथ ये रिकॉर्ड इसलिए करवा रहे हैं कि आप दोबारा भी इसको सुन सकें, तो ये आपकी प्रॉपर्टी होगी। ये नॉन फोटोसिंथेटिक, गेमेटोफाइट डोमिनेट, और बोथ ऑफ दीज स्पोरोफाइट एंड गेमेटोफाइट आर मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर्स इन ब्रायोफाइट। फर्क क्या है, वास्कुलर बंडल नहीं है, लीफ नहीं है। अब यहाँ क्या हुआ, वास्कुलर बंडल है, लीफ नहीं है। यहाँ वास्कुलर बंडल भी है और लीफ बन गया, माइक्रोफिल, मेगाफिल, पर सीड नहीं बना। प्रोटेक्शन शुरू होगी, सीड यहाँ भी नहीं बना, हालांकि फर्न है। और ये क्या है, मॉसिस। तो मॉसिस एंड फर्न के बारे में बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं कि वास्कुलर बंडल किसमें है, फर्न में। गेमेटोफाइट एडवांस किसमें है, मॉसिस में। स्पोरोफाइट एडवांस किसमें है, फर्न में। अब आप अगर इसको लिखना चाहें तो हम लिखेंगे कि जो इनका लाइफ साइकिल है वो कैसा है कि स्पोरोफाइट डोमिनेट करेगा। अब पूरी प्लांट हिस्ट्री में जो स्पोरोफाइट है वो डिप्लॉयड ही है। पूरी प्लांट हिस्ट्री में जो मियोसिस है वो स्पोरोफाइट के अंदर होती है। पूरी प्लांट हिस्ट्री में जो स्पोर्स हैं वो हैप्लॉइड ही होते हैं। ये तीन बातें बड़े अच्छे से आपने याद रखनी है। जब ये मियोसिस हो गई तो क्या हुआ, स्पोर बन गए। अब ये स्पोर दो तरह के बन गए। अब इसको हम क्या कहेंगे, मैं अभी लेता हूँ, इसको हम कहेंगे हिट्रोस्पोरी आ गई। यहाँ हिट्रोस्पोरी नहीं है, हिट्रोस्पोरी आ गई। भैया आप कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं, हमें कुछ नहीं साफ नजर आ रहा। हेडिंग है, एडियंटम उसमें दिया हुआ है, हम नहीं पढ़ रहे, मगर इनके बारे में जो डिटेल है थोड़ी थोड़ी जितनी मैं बता रहा हूँ वो जाननी जरूरी है। इसलिए आप बुक देख के परेशान हो जाएंगे और आपको पूछना पड़ेगा कि सर कितने पढ़ा रहे हो। तो आपने ये वाली चीजें देखनी है और सुनना है गौर से, फिर आपको सारा 9वां चैप्टर जिसके 6-7 लेक्चर हैं वो याद रहेगा कि हमने, क्योंकि बच्चे देख नहीं रहे, वो तसली कह रहे कि पता नहीं बुक में कौन है। बुक में से कुछ नहीं है। बुक में एवोल्यूशन ऑफ लीफ आपने पढ़ लिया, 4 नंबर का सवाल है। एवोल्यूशन ऑफ सीड आपने पढ़ लिया, 4 नंबर का सवाल है। लैंड हैबिट आपने पढ़ ली, 4 नंबर का सवाल है, राइट। ब्रायोफाइट की डिटेल आपने पढ़ ली, वो भी बाजू का 4 नंबर का आए तो आ सकता है, ये है बुक में। अब प्रॉब्लम ये है कि सीड बनाना है जो आपने पहले एवोल्यूशन में पढ़ लिया, उसमें स्पर्मेटोफाइट की डिटेल, जिम्नोस्पर्म हमने शुरू करना है, राइट। वो 10 मिनट का क्वेश्चन है, अभी 10 मिनट भी नहीं हुए, 6 मिनट रहते हैं, तो ये आपका कवर हो जाएगा सारा सिलसिला। अब जब ये बच्ची से मुझे हैरत हो रही है कि इतनी देर से पेज देख रही होगी कि सर पता नहीं किधर से पढ़ा रहे और सर पढ़ाते जा रहे। आप गौर से पहले सुना करें,
ये बड़ी मतलब मसला आजकल मैं फेस कर रहा हूँ, खास तौर पे इस साल बच्चों में, कि हम उसको पढ़ाना शुरू करते हैं कि पहले बात सुने, पहले समझे कि लिखा क्या जा रहा है, वो तसल्ली करने लग जाते हैं कि बुक की लाइन है कि नहीं। अब बुक की लाइनें तो आप घर बैठ के पढ़ ही सकते हैं, या मैं आपको रट रट आके बता दूं, मैं आपको सारी बातें बता सकता हूँ कि कौन सी लाइन कहाँ पे लिखी हुई है। तो फिर टीचर का अगर ऐसा ही है तो फिर याद करके आ जाए, ऐसा नहीं होता। बी अटेंटिव, जो आपको बताया जा रहा है। हमने बात जो शुरू की है वो ट्रेकियोफाइट्स है, ऐसे प्लांट जिनकी वास्कुलर बंडल है। फिर सीडलेस, ऐसे प्लांट जिनके वास्कुलर बंडल तो है पर सीड नहीं है। आपने एंड पे जाके अभी पिछले दिनों मुझसे पढ़ा एवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट, 6 स्टेप्स थे उसके। ये 4 नंबर का क्वेश्चन बार बार पूछा जाएगा, उसको हमने एंड किया था हेट्रोस्पोरी पे, याद आ गया ये। अब हेट्रोस्पोरी से हमने बात शुरू करनी है कि जब दो तरह के स्पोर बने, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। हमने मेगास्पोर को मेगास्पोरेंजियम में प्रोटेक्ट कर दिया। माइक्रोस्पोर को, आपको क्लास की टाइमिंग का पता है? अच्छा जी, अब आप जरा शुरू करें। दो तरह के स्पोर, हिट्रो स्पोरी। हिट्रोगैमी तो आप जान गए ना। फिर देखो आसम भी तसल्ली कर रहा है, आसम भी देखो हेट्रोस्पोरी, दो तरह के स्पोर। मैंने कहा कि आपको लगेगा कि हम कल वाले लेक्चर पढ़ रहे, मगर इसमें डिटेल ये है। नंबर 1 माइक्रो स्पोर, नंबर 2 मेगा स्पोर। दोनों पुरानी बातें हो गई। माइक्रोस्पोर प्रेजेंट इन माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। अच्छा, मेगास्पोर इन, शाबाश, यहां तक तो आपको पता चल गया। अब आप ये भी याद रखें कि मेगास्पोरेंजियम है कहाँ? प्लांट के ऊपर। प्लांट जो आपको नजर आएगा जिसमें ये स्पोर मौजूद है वो स्पोरोफाइट है। क्यों? हमने पढ़ लिया कि स्पोरोफाइट डोमिनेट करता है। टीडोफाइट के अंदर यानी नॉन वास्कुलर वास्कुलर प्लांट सीडलेस उनके अंदर, और वास्कुलर प्लांट स्पर्मेटोफाइट उनके अंदर। जो स्पोरोफाइट है वो डोमिनेट करता है, मियोसिस करता है, स्पोर बनाता है। ठीक हो गया। अच्छा, एडिएंटम फर्न है, उसकी एक क्लास है जिसको हम कहते हैं जिम्नोस्पर्मी और एंजियोस्पर्मी। आपने फिलिसाइनी पढ़ा ना, फिलिसाइनी के नीचे ये पहला पेज ही है, जिम्नोस्पर्मी और एंजियोस्पर्मी लिखा है। तो जिम्नोस्पर्मी क्या है? जिसमें दो तरह के स्पोर है, माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर है माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर। तो माइक्रोस्पोरेंजियम कहां पे मौजूद है? एट माइक्रो स्पोरोफिल। फिल किसे कहते हैं? पत्ता। माइक्रो स्पोरोफिल, तो ये माइक्रोस्पोरोफिल्स के ऊपर मौजूद है। अभी आपको बना के दिखा देंगे, आपको फैरन समझ आ जाएगी। मेगास्पोरेंजियम कहां पे है? मेगा स्पोरोफिल, मेगा स्पोरोफिल। अब ये है क्या? बोथ ऑफ दीज आर प्रेजेंट ऑन स्पोरोफाइट। तो हम बनाते हैं स्पोरोफाइट जो कि टॉल है, 1/3, यानी पूरी दुनिया का 1/3 जो प्लांट है ना वो जिम्नोस्पर्म है, राइट। स्पर्मेटोफाइट में अब दो तरह की चीजें आ गई, जो नेकेड सीडेड है और कवर्ड सीडेड है। हम उनमें से एक स्ट्रक्चर अभी पढ़ने की तरफ जा रहे हैं कि ये जो स्पोरोफाइट है, जब आप ये बड़ा प्लांट बनाते हैं, से दिस इज अ स्पोरोफाइट, सिंपल, ये स्ट्रक्चर बनती जा रही हैं, ये है, और ये इसकी रूट्स,
यहां पे जैसे मैंने पहले बताया था, स्पोरोफाइट के ऊपर क्या लगा, ये स्पोरेंजियम। अब ये जो स्पोरेंजियम को कवर कर रहे हैं, इनको क्या कहेंगे, जिनके ऊपर स्पोरेंजियम लगा है या जिसको आप इंटैगोमेंट कह रहे हैं, इन्हीं को हम कहते हैं स्पोरोफिल। अगर ये मेगास्पोरेंजियम है, मेगास्पोरेंजियम सी, और ये क्या होंगे फिर, मेगा स्पोरोफिल। इस मेगास्पोरेंजियम के अंदर हमने कल क्या पढ़ा था, मेगास्पोर। अच्छा, अब आप जरा इसको देखें, एक ही प्लांट के ऊपर हो सकते हैं, ये हैं लीव्स, राइट, ऐसे ये स्ट्रक्चर चल रही है, फिर ये कवर है ऐसे। अब इसके अंदर बहुत ज्यादा ये स्ट्रक्चर मौजूद है, दीज विल बी माइक्रोस्पोर। हम इसको क्या लिखेंगे, माइक्रोस्पोर। ओके, तो ये जो ब्लू वाला है, अब इसको क्या लिखेंगे, शाबाश, माइक्रोस्पोरेंजियम। अब ये जो ब्लैक वाले हैं, इनको क्या लिखेंगे, शाबाश, आपको समझ आ गई, स्पोरोफिल। ये स्ट्रक्चर अब कहां पे है, कितना बड़ा दरख्त है, जितनी बड़ी पहाड़ी है, लंबे लंबे दरख्त होते हैं ये, अब उनमें मेगास्पोरेंजियम मौजूद है, उसके अंदर मेगा स्पोर मौजूद है, इसको क्या बोलेंगे आप, मेगा। तो ये सारा जो हम पढ़ रहे हैं, ये क्या है, स्पोरोफाइट। किसका है ये, सेक दैट इज अबाउट जिम्नोस्पर्म। अच्छा जी, जिम्नोस्पर्म में अब आप देखें कि जिम्नोस्पर्म ऐसे स्पर्मेटोफाइट हैं जिनके सीड कवर्ड नहीं है। सीड की डेफिनेशन कल मैंने क्या बोली थी, फर्ज करें जी, जब हम सीड लिख दें तो हम क्या लिखते हैं, ओके, एक तो बात ये हो गई, फर्टिलाइज ओव्यूल। इसके बारे में ना एक और बात कही जाती है, असल में ये होता है एम्ब्रियो प्रोटेक्टेड, या इसको प्रोटेक्टेड की बजाय आप लिख ले पैकेज्ड बाय न्यूट्रिटिव टिश्यू। पैकेज्ड का मतलब इसमें पैक होती है, एम्ब्रियो पैकेज्ड बाय न्यूट्रिटिव टिश्यू protected inside कोट। कोट, और ये कोट किसने डिराइव किया, डिराइव्ड फ्रॉम इंटेगोमेंट्स। ये है डेफिनेशन ऑफ सीड, या आप यूं समझ लें सीड का तारुफ मुकम्मल तौर पे 2017 के हवाले से। अब सीड को हम क्या कहते हैं, ये सीड के बारे में आपके पास ये सिलसिला आ गया, इसको याद रखिए, क्या कि सीड के अंदर एम्ब्रियो मौजूद होता है, एम्ब्रियो के बगैर किसी सीड का कोई ताल्लुक नहीं है। अब वो चाहे सीड फ्रूट के अंदर मौजूद है एंजियोस्पर्म की तरह, या वो सीड किसी पत्ते के ऊपर रखा हुआ है जिम्नोस्पर्म की तरह, क्योंकि जिम्नोस्पर्म में फ्रूट ही नहीं होता ना, ओवरी जिम्नोस्पर्म में नहीं बनती, ये हम एंजियोस्पर्म के हवाले से पढ़ेंगे। तो एम्ब्रियो पैकेज्ड बाय न्यूट्रिटिव टिश्यू, उसमें कुछ ग़िज़ा महफूज कर दी जाती है जो प्रोटेक्ट होती है एक कोट के अंदर, और वो कोट डिराइव होता है इंटेगोमेंट से। अब इंटेगोमेंट के बारे में याद रखें कि दिस इज कवरिंग अराउंड दी ओव्यूल, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है ना, कवरिंग अराउंड दी ओव्यूल। जिम्नोस्पर्म में एक कवरिंग होती है ओव्यूल के गिर्द, सिंगल इंटेगोमेंट, और एंजियोस्पर्म में दो कवरिंग होती हैं, ये आप अभी पढ़ते हैं, फिर इसको याद रख लें, ये मारूजी का क्वेश्चन है, पॉइंट लिखते जाएं, सिंगल
इंटेगोमेंट्स अराउंड ओव्यूल ऑफ जिम्नोस्पर्म। अच्छा जी, इसी को आप क्या लिखेंगे, डबल इंटेगोमेंट आप बनाएंगे भी तब भी यही है, कवरिंग, डबल इंटेगोमेंट अराउंड ओव्यूल ऑफ एंजियोस्पर्म। एक बात हो गई जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के हवाले से। दूसरी बात, नो ओवरी इन जिम्नोस्पर्म, राइट। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो पत्ते ओव्यूल को प्रोटेक्ट करते हैं, जो पत्ते माइक्रोस्पोर मेगास्पोरेंजियम को प्रोटेक्ट करते हैं, मेगास्पोरोफिल जिन्हें कहते हैं, वो फ्यूज नहीं होते। अगर वो फ्यूज हो जाए तो ओवरी बन जाए। ये आपकी बुक में जहां जिम्नोस्पर्म है, वो बच्ची जिसको किताब की ज्यादा फिक्र है, आपकी बुक में जहां जिम्नोस्पर्म की हेडिंग है, उसके दूसरे पैराग्राफ में आखिरी 2 लाइनें इसकी डिटेल है। मगर अभी वो मत पढ़े, पहले आप समझ लें। हम ये बनाते हैं, ये एक ओव्यूल है, राइट। फिर ये इसकी कवरिंग है। सिंपल अगर आप बनाएंगे ऐसे, ये कवरिंग है, ये, राइट। अब ये ओव्यूल किसी पत्ते के साथ लगा हुआ है, ऐसे ये पूरा स्पोरोफिल है। अब इस ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल, और इसको क्या कहते हैं, इंटेगोमेंट। अब ये सिंगल इंटेगोमेंट है, राइट। इसलिए ये ओव्यूल किसका हुआ, जिम्नोस्पर्म का। अब ये ओव्यूल मौजूद कहां पे है, ये एक कोन बनती है। अब आपको एक कोन बना दें, इसके अंदर ये क्या है, मेगास्पोर। तो अब आप इसको कहेंगे मेगास्पोरेंजियम, और इसको क्या बोलेंगे, मेगास्पोर। ये क्या हो गया, इंटेगोमेंट, और ये क्या हो गई, माइक्रोपाइल। अब ये सारी स्ट्रक्चर ये फर्टिलाइज हो जाएगा। फर्टिलाइज कैसे होगा, ये हम पढ़ाना नहीं चाह रहे क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। यहां से इसको मेल गेमेटोफाइट मिलेगा, वो इसको फर्टिलाइज कर देगा। अब ये स्ट्रक्चर है कहां पे, ये बात आप इसको याद रखें। ये कोन्स है ऐसे, ये छोटे छोटे लकड़ी की कोन्स मौजूद होती घरों में, शो पीस के तौर पे भी, पाइन की। ये कोन ऐसे ये मौजूद होती है, हम इसको कहते हैं, ये लकड़ी की कोन है, यहां पे इसके ये ओव्यूल रखे हुए, यहां पे किसी ओव्यूल को हमने ये बड़ा करके देखा। अब समझ आई? तो ये ऐसे एक पत्ता है। अब आप इस पत्ते को क्या कहेंगे, मेगा स्पोरोफिल। इसको क्या कहेंगे, मेगास्पोरेंजियम। इसको क्या कहेंगे, मेगास्पोरेंजियम इज ओव्यूल व्हेन फर्टिलाइज्ड। इसको लिख दें, मेगा, आपको कल वाली बात बिल्कुल भूल गई होगी। मेगास्पोरेंजियम कहां पे मौजूद है, मेगास्पोरोफिल में। अब ये जो मेगास्पोरोफिल है, ये सारे जब इकट्ठे होकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, कोन। अब इसको क्या लिखेंगे, फीमेल कोन ऑफ पाइनस। ये वुडी है, लकड़ी की तरह बड़ी सख्त होती है। अब ये मौजूद कहां पे, ये वाली, ये पूरा पाइनस का ट्री समझ लें, उसके अंदर ये भी। तो ये सारी स्ट्रक्चर एक हमारे पास मौजूद हो गई। अब आप इसको जरा दोबारा सुन लें कि हमने पढ़ा सिर्फ 2 पैराग्राफ, लाइफ साइकिल आपने नहीं पढ़ना। आपके सिलेबस, ये जो स्मार्ट सिलेबस आया हुआ है, इसमें बकायदा लिखा है कि पाइनस लाइफ साइकिल इज एक्सक्लूडेड। मगर लाइफ साइकिल पढ़ाए बगैर, ये लाइफ साइकिल तो आप नहीं पढ़ेंगे, सीड की हैबिट की आपको समझ नहीं आएगी
जब तक तो आपको ये पता नहीं चलना। तो सीड हैबिट हमने पढ़ ली। एवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट इस दफा का 4 नंबर का बना बनाया क्वेश्चन है। एवोल्यूशन ऑफ लीफ 4 नंबर का बना बनाया क्वेश्चन है। इनमें से जरूर आएगा 9वें चैप्टर में से सवाल, और यही आएगा क्योंकि और तो उन्होंने दिया ही कुछ नहीं। लैंड अडॉप्टेशन आ सकता है 4 नंबर का, बार बार मैं कहता हूं। फिर ब्रायोफाइट के ऊपर जनरल नोट, जिसमें आप एग्जाम्पल नहीं देंगे, ये वाले जनरल नोट आ सकता है। 4 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपको एंजियोस्पर्म के बाद भी बता दूंगा। फिलहाल आप इसको जरा दोबारा देखें कि आपसे एक सवाल पूछते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, इसको बाद में लिख लीजिएगा। शॉर्ट क्वेश्चन ये है, आप में से कोई बच्चा मुझसे ऑनलाइन भी पूछता होता है कि वाई देयर इज नेकेड ओव्यूल, नेकेड सीड इन जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में जो सीड ओपन है, पड़ा हुआ है, फ्रूट नहीं बना, ओवरी नहीं बनी, क्यों है ऐसा? बिकॉज, अब आप अपनी बुक का वो फिक्र अंडरलाइन कर लें, देयर इज नो फ्यूजन एट द मार्जिन ऑफ द मेगास्पोरोफिल्स कवरिंग मेगास्पोरेंजियम। ये वाली लाइन, ये फॉर दिस रीजन, ये यहां से शुरू करना आपने जी, यहां से सही आपने किया हुआ है, उससे ऊपर वाले से। तो जो बच्चे बुक देख रहे हैं, अब आप ये देख लें कि जो जिम्नोस्पर्म है उनका सीड नेकेड क्यों है। एक बात आप ये याद रखें, जिम्नोस्पर्म का सीड नेकेड क्यों है? उसकी वजह यह है कि जो मेगास्पोरोफिल हैं, दे आर अनएबल टू यूनाइट एट द मार्जिन, सो दैट इफ दे फ्यूज दैट विल बी द डेवलपमेंट ऑफ ओवरी। तो ओवरी इसमें नहीं है। अब आप इसको क्या लिखेंगे? नो ओवरी इन जिम्नोस्पर्म बिकॉज, आपको यही बात मैं लिख देता हूं कि मार्जिन्स ऑफ मेगास्पोरोफिल्स are not, this is the reason there is no ovary, there is no fruit। अब ये कभी भी इंतहाई मतलब स्टूपिडिटी होगी कि आपसे पूछा जाए कि जी ओवरी होती है जिम्नोस्पर्म में, आप कहें यस, क्यों? क्योंकि ये बड़ा एडवांस प्लांट है, इतना लंबा चौड़ा है। नो ओवरी, नो फ्रूट इन जिम्नोस्पर्म। तो ये मैं रेड से लिख दूं, नो ओवरी, नो फ्रूट, फिर नेकेड सीड। ये 3 बातें आप याद रखें। फिर इनकी